Okay, everybody. So let's start our today's topic. आज का जो टॉपिक है हमारा ये है पैराजंबल। अब देखो, ये आपके एग्जाम में, हर एक एग्जाम में मिनिमम प्रीलिम्स में आपके 5 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। कितने? 5 मार्क्स के लिए आपको मिलेंगे। ये 4 to 5 मार्क्स के लिए 100% कंफर्म है ये, ठीक। अब यहां पर बात आती है कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। तो पहले समझो किस टाइप क्वेश्चन आपको मिलेंगे। एक पूरा पैराग्राफ आपको दिया होगा। क्या दिया होगा? एक पैराग्राफ आपको दिया रहेगा। एक पूरा का पूरा कंप्लीट पैराग्राफ आपको गिवन होता है, लेकिन किस टाइप का पैराग्राफ रहेगा? वो जंबल किया रहेगा। सपोज जो फर्स्ट सेंटेंस आना चाहिए वो थर्ड पर रहेगा, जो सेकंड में आना चाहिए वो फोर्थ पर रहेगा, जो लास्ट में आना चाहिए वो फर्स्ट पर आ जाएगा। इस तरह पूरा का पूरा जंबल किया होता है, वो कंप्लीट एक पैराग्राफ होगा, ठीक है। हो सकता है उसमें 2-3 पैराग्राफ हो, उनको जंबल कर दिया होगा, आपस में पैरा को जंबल कर दिया गया हो, तो पैराग्राफ को भी अरेंज करना पड़ सकता है आपको। हो सकता है उसमें सेंटेंस को आपस में जंबल कर दिया गया, सेंटेंस को अरेंज करना पड़ सकता है, ठीक है। तो इसको अरेंज कैसे करते हैं, इसके कुछ रूल्स है, ठीक है। रूल्स क्या है समझो इसको। पहले रूल्स समझ लेते हैं क्या क्या रूल्स है। अगर कभी भी पैराजंबल हमारा स्टार्ट होता है, ठीक है, पैराजंबल को जो पैराग्राफ दिए होंगे आपको, फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, थर्ड, इस तरह से जो पैराग्राफ दिए होंगे जो हमें अरेंज करना है, उनके लिए क्या करना है आपको। देखो, जिस भी पैराग्राफ में, ठीक है, नेम आया किसी पर्सन का, किसी कंपनी का, किसका नेम आया होगा? किसी पर्सन का या फिर कंपनी का, वो हमारा सेंटेंस का फर्स्ट पैराग्राफ रहेगा। क्या मैंने बोला? कि इफ अ सेंटेंस स्टार्ट विथ अ नेम ऑफ अ पर्सन और कंपनी, देन दैट सेंटेंस विल डेफिनेटली बी द फर्स्ट सेंटेंस। क्लियर? सेकंड रूल क्या है? सेकंड रूल बताया गया है कि अगर सेंटेंस पैराग्राफ के अंदर किसी सेंटेंस में आर्टिकल आया हुआ है ए, एन, किसी में आया हुआ है द, सपोज इनमें से कोई एक आर्टिकल आया है किसी एक सेंटेंस में, तो वो क्या रहेगा? then that sentence will be the first arrangement in the paragraph. क्लियर? अब थर्ड रूल क्या है? सपोज किसी सेंटेंस में आ रहा है ए, किसी में एन आ गया, किसी में द आ गया, तो अब यहां पर क्या हम करेंगे? मतलब तीनों के तीनों सेंटेंस में, पैराग्राफ के 3 सेंटेंस में आर्टिकल आए हुए हैं, ठीक है। तो अगर ये आर्टिकल तीनों आ गए तो किस तरह अरेंज करेंगे इनको हम? इनको अरेंज करने का तरीका है, सेंटेंस स्टार्टिंग विथ ए कम्स फर्स्ट। जो ए से स्टार्ट हो रहा है वो पहले पर आएगा, उसके बाद एन आएगा, उसके बाद द। एन और द का प्लेस चेंज हो सकता है, बट स्टार्टिंग में हमेशा ए और एन, ये इन दोनों में से कोई एक आ सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? और एक चीज देखो, अगर किसी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में आया हुआ है दैट, दीज, दोज, स्टार्टिंग की बात कर रहा हूं मैं, दैट, दीज, दोज, 10 एक वर्ड ये भी है, ये सब क्या है? प्रोनाउंस है, ठीक है। 10 वर्ड आया हुआ है, देन दीज सेंटेंस विल नॉट कम फर्स्ट इन द अरेंजमेंट। क्या मैंने बताया? अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में दैट है, दीज है, दोज है, 10 है, देन डेफिनेटली ये ध्यान में रखो कि ये हमेशा फर्स्ट में नहीं आ सकते, ठीक है। और एक चीज, अगर प्रोनाउन आया हुआ है, ठीक है, प्रोनाउन अदर देन आई एंड यू, अगर किसी सेंटेंस में आई आया हुआ या फिर यू, तो वो हो सकता है कि फर्स्ट पर आ जाए। बट आई एंड यू के अलावा कोई प्रोनाउन आया हुआ है, लाइक वी, लाइक ही, लाइक सी, तो वो सेंटेंस के अरेंजमेंट में, पैराग्राफ के अरेंजमेंट में स्टार्टिंग में नहीं आ सकते, ठीक है। तो ये तो रूल्स हो गए हमारे। अब हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। रूल्स बस एक बार रिवाइज करना है, हमें अप्लाई करके देखना है किस तरह अप्लाई करेंगे इसको हम, और किस तरह इसको हम यूज में लेके आ सकते हैं, ठीक। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम। अब ये आपके सामने एक पूरा पैराग्राफ दिया गया है और आपस में जंबल कर दिया गया इसको, ठीक। अब बोला गया है कि आपको इसको अरेंज करना है, रीअरेंज द पैराग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो अरेंज करने का एक सिंपल और बेस्ट तरीका क्या है
कि सब सेंटेंस को आप रीड कर डालो, स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक सभी सेंटेंसेस को रीड कर लो, और रीड करने के बाद समझो कि इसमें क्या बात हो रही है, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, कौन सी स्टोरी है ये, ठीक है, कौन से टॉपिक पर ये बात हो रही है, किस टॉपिक के अराउंड पूरा ये पैराग्राफ घूम रहा है, उसको हमें निकालना यहां से सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो चलो हम रीड करते हैं इसको। फर्स्ट क्या दिया गया है, दीज डिपार्टमेंट्स, क्या दिया है, दीज डिपार्टमेंट्स और एजेंसीज हैव लिमिटेड ह्यूमन resources for supervising a large number of construction activities spread over the whole country or state। अब यहां पर मैंने आपको बताया अगर these, those, that ये सब आया हुआ है तो स्टार्टिंग में तो आ नहीं सकता ये, तो मतलब पैराग्राफ का स्टार्टिंग यहां से नहीं कर सकते हम, ये तो क्लियर हो गया। और क्या दिया गया है, मोस्ट सच प्रोजेक्ट्स। अब ये सच प्रोजेक्ट का मतलब क्या है कि ये जो प्रोजेक्ट की बात हो रही है मतलब इसके बारे में पहले डिटेल में बात हो चुकी है, उसके बाद हमने ये वर्ड यूज किया है मोस्ट सच प्रोजेक्ट। ठीक, तो ये भी हमारा स्टार्टिंग में नहीं हो सकता, ये दोनों यहां से हट गए। ठीक, अब नेक्स्ट देखो, बजट शुड बी प्रेजेंटेड कीपिंग इन माइंड द एंटायर नेशन एंड नॉट इलेक्शन। आगे देखो, the collapses of under construction flyovers or newly constructed bridges are example of such deficiency। अब यहां पर फिर से आ गया सच वर्ड, सच डिफिशियंसी। कौन सी डिफिशियंसी, इसके बारे में पहले बात हो चुकी हुई सेंटेंस में, ये भी स्टार्टिंग में नहीं होगा, तो ये सो स्टार्टिंग में नहीं आएंगे। वन कैन सी लॉन्ग स्ट्रेचेस ऑफ मेट्रो ट्रैक्स अंडर कंस्ट्रक्शन in several part of Calcutta and no one knows when these will be completed। ठीक है, अब यहां पर एक वर्ड आया हुआ है these will be completed। ठीक है, एंड लास्ट में देखो, an adverse consequences of starting too many projects at a time and delayed projects is the quality control suffers। अब तुरंत आपको यहां पर अप्लाई करना जो मैंने आपको रूल बताया हुआ है। रूल क्या बताया कि जब भी सेंटेंस में आर्टिकल आया हुआ है ए, एन और द, तो इनका सीक्वेंस भी इसी तरह होगा। किसी में अगर ए आया हुआ है तो पहले ए रहेगा, एन आया हुआ पहले एन रहेगा, तो द आया हुआ लास्ट में द होता है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो यहां पर दिख गया आपको एन, तो ओपनिंग आपको यहीं से करनी है। मैंने क्या बताया आपको कि अगर किसी सेंटेंस में आर्टिकल आया तो पहले होगा वो सेंटेंस, बट अगर किसी सेंटेंस में तीनों आर्टिकल आ गए तो फिर कैसे डिसाइड करेंगे, जिस भी सेंटेंस में ए और एन होगा वो हमारा फर्स्ट रहेगा। तो हमने डिसाइड कर लिया कि हमारा एफ जो होगा ये फर्स्ट होगा। बट हम एक बार क्वेश्चन भी देखो, क्वेश्चन में क्या दिया गया देखो, among the given sentences which sentence fails to become a part of paragraph as whole after the rearrangement। कि कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो बिल्कुल वो क्या हो रहा है, पैराग्राफ से बाहर हो जा रहा है, उस कॉन्टेक्स्ट से ही बाहर है, अलग बात कर दी गई उसमें। तो क्या इसमें दिखा आपको, इसका ये जो सी पार्ट है इसमें क्या बात हो रही है, बजट की बात हो रही है। बट पूरे पार्ट में क्या बात हुई है, एक जो एजेंसीज हैं जो सेवरल प्रोजेक्ट को कंस्ट्रक्ट करती हैं उनके बारे में बताया गया है, उनमें डिफिशियंसी क्या है, बहुत सारे प्रोजेक्ट स्टार्ट करने पर उनके सुपरविजन कौन करेगा, ये सब कमियां बताई गई हैं। बट यहां पर बजट की बात हुई है, तो पूरा का पूरा ये बाहर हो गया सी पार्ट, तो मतलब सी तो हमारा अरेंजमेंट में नहीं आएगा। ठीक, चलो अब देखते हैं हम अरेंजमेंट क्या होगा। हमने एफ को पहले लगा दिया कि यहां पर क्या बोला गया है, एन एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब जो बेकार प्रभाव पड़ेंगे किस चीज के, ऑफ स्टार्टिंग टू मेनी प्रोजेक्ट्स एट अ टाइम, मतलब एक साथ आप कई प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिए, एंड डिलेड प्रोजेक्ट्स इन दैट क्वालिटी कंट्रोल सफर्स। और वो क्या हो रहे हैं, प्रोजेक्ट डिले हो रहे हैं तो उनमें क्या होगी, उनकी क्वालिटी कंप्रोमाइज हो जाएगी, उनकी क्वालिटी सफर हो जाएगी। ठीक है, क्लियर। तो पहले हो गया हमारा एफ। एफ के बाद क्या आएगा, यहां पर क्या बात हुई है, प्रोजेक्ट की बात हुई है। ठीक है, अब यहीं से स्टार्ट हो गया, मोस्ट सच प्रोजेक्ट्स, कौन से, जो एक साथ स्टार्ट कर दिए गए, आर कंस्ट्रक्टेड बाय प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स।
अब ये जो प्रोजेक्ट्स हैं जो एक साथ स्टार्ट किए जा रहे हैं, ठीक है, बिना किसी टाइम बाउंड के, ठीक है, तो किसके बारे में बात हो रही है? प्रोजेक्ट कौन कंस्ट्रक्ट कर रहा है? ये प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं इसको। तो एफ के बाद क्या आएगा? बी आएगा। अंडर द सुपरविजन ऑफ सम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ एजेंसीज, उनके ऊपर सुपरविजन बनाए रखने के लिए, किसके ऊपर? जो प्राइवेट कंस्ट्रक्टर्स हैं, ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उनके ऊपर सुपरविजन बनाने के लिए बहुत कम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, एजेंसीज हैं। इसलिए क्या करते हैं, वो बहुत सारे प्रोजेक्ट एक साथ स्टार्ट कर देते हैं और वहां पर क्या होता है, क्वालिटी कंट्रोल कंप्रोमाइज हो जाती है, उनकी क्वालिटी कंट्रोल बेकार हो जाती है, कंट्रोल नहीं कर पाते क्वालिटी को अपनी। ठीक, तो हमारा हो गया एफ और बी। अब नेक्स्ट देखो, अब यहां पर क्या बात हुई? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की बात हुई, तो यहीं से हम स्टार्ट करेंगे फिर से। दीज डिपार्टमेंट और एजेंसीज, कौन सी? जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एजेंसीज है, इसमें क्या है? हैव लिमिटेड ह्यूमन रिसोर्सेज। उनके पास क्या है? उनके पास भी प्रॉब्लम है। उनके पास कौन सी प्रॉब्लम है? कि उनके पास जो ह्यूमन रिसोर्स है बहुत ही लिमिटेड है। क्या करने के लिए? फॉर सुपरवाइजिंग अ लार्ज नंबर ऑफ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज स्प्रेड ओवर द होल कंट्री और स्टेट। तो ये आएगा हमारा एफ बी ए। एंड नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट आएगा, अब प्रॉब्लम क्या होगी उससे? द कोलैप्सेस ऑफ अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लाईओवर और न्यूली कंस्ट्रक्टेड ब्रिजेस आर एग्जांपल ऑफ सच डिफिशियंसी। कौन सी डिफिशियंसी? कि ये जो यहां पर डिपार्टमेंट एजेंसीज हैं, उनके पास कम ह्यूमन रिसोर्स हैं और सुपरविजन करने के लिए भी लोग नहीं है। तो ये क्या है इसकी डिफिशियंसी? वहां पर क्या है? डिपार्टमेंट में लोग ही कम है, तो इनका यहां पर प्रभाव क्या पड़ेगा? कि वहां पर जो कंस्ट्रक्शन फ्लाईओवर है वो गिर जाते हैं। ठीक है, क्यों गिर जाते हैं? वो वही एग्जाम्पल है इन डिफिशियंसीज के सुपरविजन के। तो एफ बी ए डी हो जाएगा। एंड लास्ट में क्या आएगा? लास्ट में आएगा हमारा ई। वन कैन सी लॉन्ग स्ट्रेचेस ऑफ मेट्रो ट्रैक्स अंडर कंस्ट्रक्शन इन सेवरल पार्ट ऑफ कैलकाटा एंड नो वन नोज व्हेन दीज विल बी कंप्लीटेड। लास्ट में हो गया हमारा ई। मतलब एफ बी ए डी ई ये पूरा अरेंजमेंट है। तो मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा, ये काफी अच्छा बताया गया था इसमें। ठीक है, अगर आप सही से पढ़ करके इसके क्रोनोलॉजी को समझ गए, ठीक है, कि कौन सा इवेंट किसके बाद, जैसे मैंने आपको बताया यहां पर अगर लिखा गया है, क्या दिया गया है? प्रोजेक्ट, डिलेड प्रोजेक्ट। अब इसी से हम फिर से स्टार्ट कर दिए। क्या स्टार्ट की? कि मोस्ट सच प्रोजेक्ट्स। तो एफ के बाद क्या आ गया? ई आ गया। और ये एंड कहां पर हुआ? ये डिपार्टमेंट पर एंड हुआ और एजेंसी पर। और फिर हमने यहीं से स्टार्ट कर दिया कि दीज डिपार्टमेंट। ठीक है, क्लियर हो गया? अब ये इसमें क्या बताया गया कि ह्यूमन रिसोर्स की कमी है यहां पर, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? ये जो कंस्ट्रक्शन है फ्लाईओवर्स की वो गिर जाते हैं। ठीक है, क्लियर? तो इस तरह से इसको आप अरेंज कर सकते हो। तो एफ बी ए डी ई इसका अरेंजमेंट है। फर्स्ट में आंसर क्या होगा? कि फर्स्ट में तो हो जाएगा सी, जो ऑप्शन है इसमें, कि सी वाला ये पैराग्राफ का पार्ट नहीं है, ये बाहर है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखो, अब यहां पर पूछा है व्हाट इज द सेकेंड सेंटेंस आफ्टर रीअरेंजमेंट। ये ध्यान से पढ़ना है आपको। पूछा क्या है इसने? तो हमारा सेंटेंस का अरेंजमेंट क्या था? एफ बी ए डी ई। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें? सेकेंड सेंटेंस में क्या है हमारा? बी आ रहा है। ठीक, नेक्स्ट देखो, फिफ्थ पूछा है। ठीक है, सीक्वेंस वाइज नहीं पूछ रहा है। ठीक, एफ बी ए डी ई, फिफ्थ में कौन सा आएगा? देखो टू, ये लास्ट में फिफ्थ ये आ रहा है। ठीक, तो ये हो जाएगा इसमें ए। नेक्स्ट फोर्थ, फोर्थ पर क्या था हमारा? फोर्थ पर है डी। नेक्स्ट, नेक्स्ट अभी ये स्टार्ट हो गया। तो इसमें आपको कितने क्वेश्चन मिले? 4 क्वेश्चन इस पर पैराग्राफ पर थे। तो मिनिमम 4 से 5 क्वेश्चन होते ही आपके एग्जाम के में। ठीक है, अगर आपने एक बार रीड कर लिया, सपोज आप यहां पर 1 मिनट लगा करके या फिर 2 मिनट लगा करके रीड कर लिए, मतलब 2 मिनट में आपके 5 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। ठीक है, क्लियर?
चलो आगे देखो, 2 मिनट में आपके 5 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, मतलब नियर अबाउट 20-30 सेकंड आपको लगेंगे एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक। बट पहले रीड करना आपको सही से, एकदम एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर के रीडिंग इंपॉर्टेंट है इसके लिए। इसी के लिए बोलते हैं कि आप न्यूज़पेपर रीड करते रहो, जितने भी आप रीडिंग में एक्सपर्ट बनते रहोगे उतना ही आपके लिए ये चीज आसान हो जाएगी पैराजंबल को सॉल्व करना, ठीक। तो नेक्स्ट देखते हैं 5 to 9। अब मैं आपको यहाँ पर थोड़ा टाइम दे रहा हूँ रीड करने के लिए, ठीक है, 40 सेकंड है। चलो 1 मिनट में आपको देता हूँ रीड करने के लिए, 1 मिनट में आप इसको रीड कर लो। चलो क्या होगा इसमें अब, चलो एक बार मैं भी रीड करके बताता हूं आपको। टॉपिक क्या है इसका, द डेली केस काउंट एंड पॉजिटिविटी रेट हैव डबल्ड ओवर द पास्ट फोर्टनाइट फ्रॉम 240 केसेस एट अ रेट ऑफ 0.33% ऑन March 3। अब एक चीज आपको दिख गई यहां पर कि यहां पर कहीं ना कहीं कोविड केस की बात हो रही है, उसकी किस तरह से इंक्रीज हो रहा है ये भी बात हो रही है। यहाँ पर मंथ की बात हुई है, March 3, परसेंट की बात हुई है 0.33, और नंबर ऑफ केस भी दिए गए हैं, तो ये कहीं ना कहीं काम आने वाले हैं आपको, ठीक। अब आगे देखते हैं आगे क्या है। The COVID-19 trend continued to tick upward in Delhi, with the capital reporting 536 new cases of COVID-19 on Wednesday, the most in a day since January 6, when the city logged 654 cases of the viral infection. Even though the spike rate remains below the 5% control, that the World Health Organization recommends for an infection to be considered under threshold, expert believe Delhi's case positivity is a cause of concern. The new cases come on the back of 80,856 tests and positivity rate 0.66%, also the highest since January 6. Delhi on Wednesday added over 500 cases for the first time in nearly 70 days, and for the fourth time this year. The other three were in January, when the number of cases in the city was still on the decline after heights of the third wave in November. अब यहां पर बात होती है कि स्टार्टिंग कहां से करेंगे इसका हम, बट स्टार्ट करने से पहले ये जो आपको दिया गया है सी सेंटेंस, अब यहां पर आपको दिख रहा है कि ये बोल्ड लेटर में है, तो कुछ ना कुछ तो यहां पर करना पड़ेगा यहां पर। अब ये क्वेश्चन कहां पर दिया गया, चलो देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है इसमें। In these questions, some words are highlighted in bold, which may or may not be in their proper place. You have to arrange them in order to make sentences coherently and meaningfully correct. तो अभी क्या करेंगे इसमें हम, अब ये जो वर्ड दिए गए हैं ABCD, ये क्या बोल रहे हैं कि ये अपने करेक्ट प्लेस पर नहीं है, इनको अरेंज करना पड़ेगा। तो प्रॉपर अरेंजमेंट क्या होगा, क्या ए को डी से अरेंज करेंगे सही हो जाएगा क्या, बी को सी से अरेंज करेंगे करेक्ट आएगा क्या, या फिर ए डी एंड बी सी दोनों को यहां पर अरेंज करना पड़ेगा। तो देखो यहां पर वर्ड क्या है, रेट, तो क्या आएगा इसके लिए, यहां पर हम अरेंज करेंगे पॉजिटिविटी रेट। ये दिखा आपको, इवन दो द पॉजिटिविटी रेट रिमेन्स बिलो द 5%, और इसमें क्या हो जाएगा 5% थ्रेशहोल्ड। थ्रेशहोल्ड का मतलब होता है अपने अपर लिमिट, बिलो द 5% थ्रेशहोल्ड that the World Health Organization recommends for an infection to be considered under control.
एक्सपर्ट बिलीव दिल्लीज केसेस स्पाइक इज अ कॉज ऑफ कंसर्न। तो जो प्रॉपर अरेंजमेंट है, हमने ए और डी को भी अरेंज किया है, आपस में सफल किया है, सी और बी को भी सफल किया है। तो यहां पर ऑप्शन क्या होगा करेक्ट, इसमें सी करेक्ट हो जाएगा। आगे समझ में ये। तो यहां पर देखो पैराजंबल अगर आपको दिया गया है तो कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं उस पर। एक क्वेश्चन आपका ये एक्स्ट्रा आ गया इसमें, इसको बोलते हैं वर्ड सफल। इसमें वर्ड सफल भी आपको दे दिया और पैराजंबल भी आपके सामने। अब सॉल्व करते हैं पैराजंबल क्या होगा इसमें। पहले तो सीक्वेंस में लेके आते हैं, सीक्वेंस क्या होगा इसका, फर्स्ट क्या होगा, स्टार्टिंग किससे करेंगे, कौन से सेंटेंस से। देखो अब मैंने आपको बताया था कि जब आर्टिकल से स्टार्ट होता है सेंटेंस तो आर्टिकल हमारा पहले रहेगा, लेकिन यहां पर इसमें भी आर्टिकल आया हुआ है, यहां भी आर्टिकल आ गया और यहां भी आर्टिकल आ गया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, देखो अब यहां पर बात हो रही है कोविड-19 की। तो अगर देखोगे आप, चलो, द डेली केस काउंट एंड पॉजिटिविटी रेट डबल्ड ओवर द पास्ट फोर्टनाइट फ्रॉम 240 केसेस एट अ रेट ऑफ 0.33% ऑन मार्च 3। अब अगर इसमें देखोगे यहां पर दिल्ली की बात हो रही है, ठीक है, बात किसकी हो रही है यहां पर, पर्टिकुलर प्लेस एक दिल्ली की बात हो रही है। तो जो स्टार्टिंग करेंगे यहां पर हम, मेन सब्जेक्ट यहां से स्टार्ट हुआ, द कोविड-19 ट्रेंड कंटिन्यू टू टिक अपवर्ड इन दिल्ली। ठीक है, with the capital reporting 536 new cases of COVID-19 on Wednesday, the most in a day since January 6 when the city logged 654 cases of the viral infection। तो स्टार्टिंग तो हम करेंगे बी से। ठीक है, बी के बाद क्या आएगा, अब यहां पर देखो एक डे की बात हुई है, वेडनेसडे की, तो यहीं से स्टार्ट करेंगे फिर से हम। दिल्ली ऑन वेडनेसडे एडेड ओवर 500 केसेस for the first time in a nearly 70 days and for the fourth time this year। तो B के बाद क्या आएगा, E आएगा। The other three were in January when the number of cases in the city was still on the decline after the heights of the third wave in the November। तो हमारा जो सीक्वेंस हो गया B और E तो हमें मिल चुका है। ठीक है, अब B E के बाद क्या आएगा, अब देखो the new cases came on the back of 80,856 टेस्ट। न्यू केसेस क्यों आया, क्योंकि हमने टेस्ट को स्केल अप कर दिया है, इंक्रीज कर दिया है। एंड पॉजिटिविटी रेट 0.66%, ऑल्सो द हाइएस्ट सिंस जनवरी 6। तो ये आ गया हमारा डी। ठीक, डी के बाद क्या होगा, अब देखो अब ये 0.66% हो गया, पहले कितना था, द डेली केस काउंट एंड पॉजिटिविटी रेट हैव डबल्ड ओवर द पास्ट फोर्टनाइट from 240 cases at a rate of 0.33% on March 3। अब तो 0.66% हो गया, पहले क्या था 0.33% था, तो ये डबल हो गया है, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें ए आ जाएगा। एंड लास्ट में क्या होगा, फिर लास्ट में आएगा हमारा सी, इवन दो द पॉजिटिविटी रेट रिमेन्स बिलो द 5% थ्रेशोल्ड द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिकमेंड्स फॉर एन इन्फेक्शन to be considered under control, expert believe Delhi's case spike is a cause of concern। तो B E D A C ये प्रॉपर अरेंजमेंट है। हो गया ये, चलो अब देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहां पर पूछा है अरेंजमेंट में फर्स्ट क्या होगा, तो अरेंजमेंट क्या था हमारा, B E D A C ये होगा। तो फर्स्ट क्या होगा अरेंजमेंट में हमारा, बी हमारा फर्स्ट है। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, ये जो ऑप्शन दिया, सपोज यहां पर बी ए में दिया होगा, बी में ए दिया होगा, यहां पर ई दे दिया होगा, यहां पर सी होगा, यहां पर डी होगा, तो हम हमारे दिमाग में चलता है कि हाँ ऑप्शन यहां पर हमारा अरेंजमेंट क्या है, बी है, तो ऑप्शन बी आगे चले जाते हैं हम, और ये पूरी की तरह पूरे गलत हो जाता है। हमें देखना है कि जो बी वाला सेंटेंस है वो कौन से ऑप्शन में दिया गया है, ए ऑप्शन में दिया गया है, तो इस तरह आपको लगाना, यहां तो सही है, यहाँ पर सीक्वेंस में दिया गया तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। ठीक, तो ध्यान से कॉन्सेंट्रेट होगा कि यहाँ पर ऑप्शन टिक करना है।
नेक्स्ट देखो, सेकेंड सेंटेंस क्या होगा? सेकेंड सेंटेंस हमारा ई। क्लियर? नेक्स्ट क्या पूछा है? थर्ड पूछा है। थर्ड क्या होगा? डी, बीई डीएसी था। फोर्थ ए, एंड लास्ट में क्या होगा? फोर्थ तक ही था इसमें। इसमें क्या था? ऑप्शन सी था इसमें। हो गया। चलो आते हैं नेक्स्ट पर अपने हम पैराग्राफ पर। दो हमने कर लिए हैं। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पर। 10 to 14। रीड करो इसको, आपके पास टाइम है, 1 मिनट का टाइम मैंने दिया आपको, इसको रीड कर लो पहले। चलो देखो क्या हुआ इसमें, रीड करता हूं मैं। क्या दिया है? इट वॉज फाउंडेड। अब देखो मैंने आपको बताया है, अदर देन आई एंड यू, ये अगर प्रोनाउन आया हो तो हम सेंटेंस का स्टार्टिंग कर सकते हैं इन सेंटेंस, इन वर्ड से। बट इसके अलावा कोई प्रोनाउन आ गया, जैसे ये इट आ गया, तो ये तो स्टार्टिंग में नहीं आ सकता। मैंने पहले आपको बता दिया कि इट से हम सेंटेंस को स्टार्ट नहीं कर सकते, ये तो फर्स्ट नहीं आएगा। क्या दिया सेंटेंस में? इट वॉज फाउंडेड बाय स्टीव जॉब्स, स्टीव वॉजनियक एंड रोनाल्ड वायन in April 1976 to develop and sell Wozniak's Apple first personal computer। ये भी फर्स्ट नहीं आएगा क्योंकि इट से स्टार्ट हुआ है। इट टिल्स टू ट्राइड एंड टेस्टेड आईफोन प्लेबुक फॉर कार एज टॉक्स विद ऑटोमेकर्स स्टॉल। ठीक। एप्पल इंक इज एन अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी हेडक्वार्टर्ड इन क्यूपर्टिनो कैलिफोर्निया। Apple's worldwide annual revenue totaled $274.5 billion for 2020 fiscal year. Apple swiftly returned to profitability under the revitalizing Think Different campaign, rebuilding Apple's status by launching the iMac and iPod, opening a retail chain of Apple Store in 2001, and acquiring numerous companies to broaden the software portfolio. As the market for personal computers expanded and evolved through the 1990s, Apple lost considerable market share to the lower-priced duopoly of Microsoft Windows on Intel PC clones। अब देखो, अगर आप पूरा सेंटेंस पढ़े होंगे सही से, तो यहां पर आपको क्या क्या मिला? यहां पर एप्पल कंपनी की बात हो रही है, और एप्पल कंपनी की बात हुई, इसके फाउंडर के बारे में बात हुई है, किस तरह उन्होंने अपने आप को लॉन्च किया, कब लॉन्च किया, और लॉन्च होने के बाद क्या हुआ, उन्होंने मार्केट शेयर बहुत ज्यादा एक्वायर किया था, बट धीरे धीरे क्या हुआ, मार्केट शेयर कम होने लगा, क्योंकि क्या हो गया, वहां पर माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज आ चुका था। फिर उन्होंने क्या किया, थोड़ा चेंज किया, बोला वहां पर थिंक डिफरेंट, एक क्या किया उन्होंने, कैंपेन चलाया, तो फिर से क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, बूम किया, और फिर से मार्केट में अपना प्रॉफिट गेन करना स्टार्ट किया। क्लियर? तो बस आपको इसको अरेंज करना है। अरेंज कैसे करेंगे देखो, एक बार क्वेश्चन भी देख लेते क्या दिया है। देखो क्वेश्चन में आपको दिया है विच सेंटेंस इज नॉट रिलीवेंट। एक तो इसमें आपको क्या दिया गया है कि एक सेंटेंस जो है वो बाहर है कंप्लीटली। ठीक, अब देखो, अब हम स्टार्ट करते हैं कि इस ओपनिंग कैसे करेंगे हम। तो मैंने आपको बताया अगर कहीं पर कंपनी का नाम दिया जाता है तो वो वहां से क्या करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। बट यहां पर तो एप्पल इसमें भी आया हुआ है, एप्पल इसमें भी आया हुआ है, ठीक है, यहां भी एप्पल दिया हुआ है। तो जो कंपनी का मेन नाम है, इंपॉर्टेंट नाम क्या है कंपनी का, एप्पल इंक।
यही कंपनी का नाम है। तो यहीं से हम स्टार्ट करेंगे कि एप्पल इंक जो है इज एन अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? कुपरटिनो कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर है। सी से स्टार्ट हुआ। अब क्या बताएंगे इसके बारे में कि इसको फाउंड करने वाले कौन कौन थे। इसके फाउंडर्स थे स्टीव जॉब्स, स्टीव वोजनियक एंड रोनाल्ड वायन। इन अप्रैल 1976 में ये फॉर्म हुई टू डेवलप। इन्होंने क्या डेवलप किया? फर्स्ट वोजनियक एप्पल्स फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर। तो सी ए हो गया। ए के बाद क्या होगा? एज द मार्केट फॉर पर्सनल कंप्यूटर एक्सपांडेड and evolved through 1990s, Apple lost considerable market share। जैसे जैसे पर्सनल कंप्यूटर के मार्केट बढ़ते गए दूसरे कंपनीज के, एप्पल धीरे धीरे क्या करता गया? अपना जो मार्केट शेयर है वो लॉस्ट करता गया धीरे धीरे। तो हमारा बना है CAF। क्यों लॉस्ट हुआ? लो प्राइस्ड डुओपोली ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑन इंटेल पीसी क्लोन्स। अब इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया? थोड़ा लो प्राइस पर अपने क्या किए? पर्सनल कंप्यूटर लॉन्च कर दिए। तो CAF हो गया। एफ के बाद क्या होगा? अब क्या करेंगे ये? एप्पल अब अपने आप को चेंज करेगा। प्रॉफिटेबल अंडर द रिविटलाइजिंग थिंक डिफरेंट कैंपेन, rebuilding Apple's status by launching the iMac and iPod, opening a retail chain of Apple Store in 2001, and acquiring numerous companies to broaden the software portfolio। तो अब जो हो जाएगा हमारा CAF, एफ के बाद आएगा ई के बाद क्या होगा? Apple's worldwide annual revenue total $274.5 billion for the 2020 fiscal year। ये हो जाएगा डी। क्लियर? अब यहां पर बाहर कौन सा हो गया? ये जो है बी वाला ऑप्शन ये हो गया बाहर। इसमें क्या बात हुई है? यहां पर क्या किया इन्होंने? आईफोन ट्राइड एंड टेस्टेड आईफोन प्लेबुक फॉर कार एज स्टॉक विथ ऑटोमेकर स्टॉल। इसका कोई यहां पर सेंस नहीं है इसको यूज करने का, क्योंकि यहां पर हम बात कर रहे हैं किस तरह से डेवलप हुए। ठीक है, कितना इनका रेवेन्यू हुआ, इनका कॉम्पिटिटर कौन था? कॉम्पिटिटर कौन था इनका? माइक्रोसॉफ्ट। ठीक, तो CAFED ये इसका कंप्लीट अरेंजमेंट है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। विच सेंटेंस इज नॉट रेलिवेंट? कौन सा सेंटेंस रेलिवेंट नहीं है इसमें? कौन सा नहीं था रेलिवेंट इसमें? इसमें बी वाला जो ऑप्शन है, बी सेंटेंस, ये रेलिवेंट नहीं है। ठीक, नेक्स्ट 11th, व्हाट इज द फर्स्ट सेंटेंस आफ्टर रीअरेंजिंग इन पैराग्राफ? फर्स्ट सेंटेंस क्या था हमारा? CAFED, यही अरेंजमेंट था। तो फर्स्ट क्या आएगा? सी, ये फर्स्ट है। फिफ्थ पूछा गया इसमें, फिफ्थ कौन सा होगा? मतलब लास्ट वाला। लास्ट में क्या था हमारा? डी था लास्ट में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ पूछा गया, फोर्थ में क्या था? फोर्थ में था ई। CAFED यही चल रहा है हमारा। 15 थर्ड पूछा गया है, थर्ड में था एफ। 14 नंबर क्वेश्चन है, थर्ड क्या हो जाएगा इसमें? एफ हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक, तो ये हो गया हमारा पूरा कंप्लीट। 3 पैराग्राफ हमने कंप्लीट कर लिए। ठीक, हो गया क्लियर सबको ये? चलो आगे बढ़ते हैं हम अपने लास्ट पैराग्राफ पर, इसको अरेंज करना हमें। अब देखो आपके सामने ये पैराग्राफ है। ठीक, अब पहले क्या करना है? इसको तो कंप्लीट पढ़ना है पहले। ठीक है, तो चलो रीड करना स्टार्ट करो इसको।
क्या दिया गया इसमें देखो, with the 8th phase in West Bengal, a long and tortuous election process has concluded in 4 states and 1 union territory to the relief of most electors and candidates. The selective eagerness of central agencies in investigating crimes turned up the heat on non-BJP state governments and parties, and during election, this raises the possibility of tilting the balance in the contest. The Election Commission is an all-India body in the sense that it is common to both the central government and the state government. The Election Commission made seizures of cash and other items that were meant to be used to influence voters. If electoral bonds for making contributions to political parties persistent as an autonomy instrument well before the current round of election, a serious cause of worry through all the 8 phase has been the emerged doubts over the fairness and opaque of the Election Commission of India. In the absence of party-wise breakup of such preventive measures, parties opposed to the Bharatiya Janata Party have alleged that they were specifically targeted in such operations. The election spectacle was overrun by COVID-19 towards the end of a agonizingly staggered phases of voting. The current cycle has ended to a growing list of concerns that have emerged regarding elections in India in recent years. अब देखो, इसमें आपको 2 से 1 दिया गया है, एक डी दिया गया है, एक ई दिया गया है। इसमें आपको एक्स्ट्रा कुछ करना है। एक्स्ट्रा क्या करना है, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है और यहाँ पर आपस में सफल करना है इन वर्ड्स को। चलो पहले तो इन्हीं को सॉल्व कर लेते हैं हम। चलो आ जाओ इस पर, क्वेश्चन नंबर 16 पर क्या दिया गया देखो। इन दिस क्वेश्चन some words are highlighted in bold which may or may not be in their proper place. You have to interchange them in order to make sentences coherently and meaningfully correct. क्या करना है आपको कि जो वर्ड दिए गए हैं ये आपस में इनको सफल करने हैं, करेक्ट बनाना है सेंटेंस को प्रॉपर। तो देखो क्या होगा, इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स फॉर मेकिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल पार्टीज एज एन, क्या होगा इसमें देखो, यहां पर हम यूज करेंगे पॉलिटिकल पार्टीज। ये क्या है, एक यहां पर ये है नाउन, ये सब्जेक्ट है, इसके बाद क्या आएगा, एक वर्ब आएगा। पॉलिटिकल पार्टीज इमर्ज्ड, इमर्ज का मतलब क्या होता है, उभर के आना, सामने आना। क्या हुआ है, जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं फॉर मेकिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल पार्टीज इमर्ज्ड एज एन ओपेक इंस्ट्रूमेंट। देखो ओपेक का मतलब क्या होता है, एक है ओपेक, एक है ट्रांसपेरेंट। ओपेक का मतलब होता है कि हम आर पार देख नहीं सकते, ठीक है। ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं ये क्या है, एक ओपेक इंस्ट्रूमेंट है। इलेक्टोरल बॉन्ड मतलब कोई भी बिजनेसमैन किसी पॉलिटिकल पार्टी को अगर दे रहा है पैसे किस फॉर्म में, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के फॉर्म में, तो वो बहुत क्लियर नहीं है, वो ओपेक है। वो क्या है, वो पूरी तरह से ब्लर है सामने, ये सभी को ट्रांसपेरेंट दिखाई नहीं दे रही कि कितना पैसा जा रहा है गवर्नमेंट को, ठीक है। तो किस तरह से ये उभर कर सामने आए हैं, इमर्ज्ड एज एन ओपेक इंस्ट्रूमेंट वेल बिफोर द करंट राउंड ऑफ इलेक्शन, अ सीरियस कॉज ऑफ वरी थ्रू ऑल द 8th phase has been the, यहां पर क्या जाएगा, persistent doubt। persistent doubt मतलब क्या है, लगातार ये क्या एक डाउट बना हुआ है ओवर द फेयरनेस एंड ऑटोनमी ऑफ इलेक्शन कमीशन। ऑटोनमी का मतलब क्या होता है कि इलेक्शन कमीशन क्या है, एक ऑटोनमस बॉडी है, वो खुद डिसीजन लेगी अपनी, ठीक है, उसमें कोई इंटरफियर नहीं कर सकता। तो उसके ऑटोनमी पर भी क्या एक डाउट बना हुआ है लगातार। क्लियर, तो यहां पर सभी को आपस में चेंज करना पड़ेगा। ए को सी से चेंज करेंगे और बी को डी से चेंज करेंगे, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसमें करेक्ट। आ गया सभी को समझ में ये, ए सी एंड बी डी।
चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसमें क्या होगा, चूज, यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स बोला गया है, फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या करेंगे हम। द इलेक्शन कमीशन मेड सीजर्स ऑफ cash and other items that were meant to be used to influence voters। अब ये क्या है, सीजर्स ऑफ कैश, ये कंप्लीट नाउन है, तो इसके पहले क्या आएगा, एक एडजेक्टिव आएगा। अब इसमें जो देखो ये क्या दिया है, एक्सपेक्टेड, आपको पता होगा ये क्या है, एक वर्ब है, ठीक है। कन्वेंशनल, इसका मतलब क्या होता है, ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी जो नॉर्मल चीज है उनके लिए यूज करते हैं कन्वेंशनल, ऑर्डिनरी। ग्लोटेड मतलब क्या होता है, सेलिब्रेट करना, सेलिब्रेट करना। अनप्रेसिडेंटेड मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो इसमें क्या होगा आंसर, इलेक्शन कमीशन ने क्या किया हुआ है, सीज किया है कैश को, किस तरीके से, अनप्रेसिडेंटेड कैश थे वो, मतलब जिसका कुछ पता नहीं था, इतने मतलब अमाउंट कितना था उनका, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अमाउंट थे वो। एंड देयर आइटम्स दैट वर मीन टू बी यूज्ड टू इन्फ्लुएंस वोटर, जो वोटर्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए यूज किया सकते थे, उनको इलेक्शन कमीशन ने सीज किया है, ठीक। तो इसमें आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक। चलो अब चलते हैं अपने पैराग्राफ पर। अब यहां पर हम अरेंज करेंगे इसको। अब देखो, अगर यहां पर देखोगे आप, अगर आप आर्टिकल का यहां पर ट्रिक अपनाते हो, आर्टिकल का ट्रिक यहां पर यूज नहीं होगा, यहां भी द आर्टिकल आया हुआ है, यहां भी आर्टिकल आया हुआ है, यहां भी आर्टिकल आया हुआ है, तो आर्टिकल का यहां पर रूल अप्लाई नहीं कर सकते हम, ठीक। तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, पूरी तरह हमें डिपेंड करना पड़ेगा इसके कॉन्टेक्स्ट के ऊपर, इसके मीनिंग के ऊपर, ठीक है, इसके इवेंट की क्रोनोलॉजी के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा हमें। तो अब देखो क्या है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, स्टार्टिंग कहां से करेंगे हम, इसका स्टार्टिंग होगा यहीं से, विद द 8th फेज इन वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में क्या हुआ, 8th फेज ऑफ इलेक्शन हुई, अ लॉन्ग एंड टॉर्चुअस इलेक्शन प्रोसेस हैज कंक्लूडेड। एक बहुत ही लंबा और बहुत ही क्या हुआ, टॉर्चुअस मतलब क्या है, टॉर्चर करने वाले, बहुत ही परेशान करने वाले, इन 4 स्टेट एंड 1 यूनियन टेरिटरी टू द रिलीफ ऑफ मोस्ट इलेक्टोर्स एंड कैंडिडेट्स। कहां पर ये कंक्लूड हुए, 4 स्टेट और 1 यूटी के अंदर, यहां पर ये अब जाकर के वोटिंग कंप्लीट हो चुकी है, जो कि लास्ट में 8th फेज कहां पर हुआ, वेस्ट बंगाल में हुआ। तो हम स्टार्ट करेंगे ए से, ठीक है। ए के बाद क्या आएगा, अब देखो, अगर देखोगे, हाँ यहां पर देखो, द इलेक्शन स्पेक्टिकल was overrun by COVID-19 towards the end of the economically staggered phase of the voting. The current cycle has added to a growing list of concerns that have emerged regarding election in the India in recent years. ठीक है, कोविड-19 कारण क्या हुआ, ये बहुत ही स्लो प्रोसेस हुआ, ठीक है। स्टैगर मतलब क्या होता है, स्लो कर देना, पीछे खींचना, फेज ऑफ वोटिंग। अब आगे क्या बोल रहा है कि जो करंट साइकिल, जो करंट में इलेक्शंस हुए हैं, वो ग्रोइंग लिस्ट ऑफ कंसर्न, उसने कई सारे जो प्रॉब्लम्स हैं उनको जन्म दिए हैं, दैट हैव इमर्ज रिगार्डिंग इलेक्शन इंडिया इन द रिसेंट ईयर, ठीक है। जो इंडिया में इलेक्शंस हुए हैं, वो एक क्या हुए हैं, एक कई सारे डाउट को, कई सारे कंसर्न को यहाँ पर ओरिजिन कर चुके हैं, इमर्ज हुए हैं, ठीक है। अब कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं वो अब डिस्कस करेंगे हम। तो पहले हो गया हमारा ए, अब हो गया जी, अब जी के बाद क्या आएगा, अब फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे ई से। इफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स फॉर मेकिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल पार्टीज, क्या था इसमें, इमर्ज्ड एज एन opaque instrument well before the current round of elections, a serious cause of worry through all the 8 phase has been the persistent doubt over the fairness and autonomy of the Election Commission of India। पहले तो यही डाउट बना, फर्स्ट क्या इसमें कंसर्न था, ये इलेक्टोरल बॉन्ड का, कि ये क्या है, ये एक ओपेक इंस्ट्रूमेंट बन चुके हैं, जो लोगों के सामने, पब्लिक के सामने नहीं पहुंच पा रहे हैं, इसमें हो जाएगा ए जी ई। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद प्रॉब्लम क्या हुई, एक कि इलेक्शन कमीशन ने क्या किया है, बहुत सारे अमाउंट में कैश सीज किए हैं, ए जी ई डी। उसके बाद क्या होगा,
इन द एब्सेंस ऑफ द party wise breakup of such preventive measures, parties opposed to the Bharatiya Janata Party have alleged that they were specifically targeted in the search operation. अब जो ये पार्टीज हैं अदर देन भारतीय जनता पार्टी, वो क्या ब्लेम कर रहे हैं कि ये जो बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी, इन्होंने क्या किया है, उन्होंने टारगेट किया है, ठीक है, सर्च ऑपरेशंस में उनको, ठीक। तो ये आएगा इसमें एफ के बाद क्या होगा लास्ट में, बी आएगा, द सिलेक्टिव ईगरनेस ऑफ सेंट्रल एजेंसी इन इन्वेस्टिगेटिंग क्राइम्स टर्न अप द हीट ऑन नॉन बीजेपी स्टेट गवर्नमेंट एंड पार्टीज एंड ड्यूरिंग इलेक्शन, दिस रेजेस द पॉसिबिलिटी ऑफ टिल्टिंग द बैलेंस इन द कॉन्टेस्ट। लास्ट में हो जाएगा बी। तो AGEDFB ये पूरा सीक्वेंस है। आ जाओ देखते हैं फर्स्ट क्या पूछा है, सेकंड में क्या आएगा। तो ए, उसके बाद जी था, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी। ये तो हो गया था हमारा, बी ऑप्शन था इसमें, इसमें ए ऑप्शन था। 18 में क्या होगा, नॉट रिलेटेड टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोहेरेंट पैसेज, इसमें क्या था हमारा, नॉट रिलेटेड, तो रिलेटेड कौन सा नहीं है, हाँ। अब इसमें क्या नहीं आया था पूरा, देखो ये जो सी वाला था, सी इसमें नहीं आ पाया। द इलेक्शन कमीशन इज एन ऑल इंडिया बॉडी इन द सेंस दैट इज कॉमन टू बोथ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। ये कहीं पर यूज नहीं कर सकते हम, बस केवल एक जनरल सेंटेंस बता दिया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है, ये कॉमन बॉडी है जो सेंट्रल और स्टेट दोनों के लिए काम करती है, तो इसका कोई यूज नहीं है। तो सी वाला ऑप्शन क्या है इसमें, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, तो इसमें सी है ये, ठीक। 19 में क्या है, फिफ्थ सेंटेंस पूछा है, तो फिफ्थ में क्या था हमारा, AGEDF, एफ था हमारा फिफ्थ। फिर क्या है, करेक्ट ऑर्डर पूछा है, करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा इसमें, AGEDFB, ये इसमें करेक्ट ऑर्डर है। हो गया सभी का ये, तो ये था पूरा हमारा सीक्वेंस, ठीक है। तो ये आपने सॉल्व किए, 5 पैराग्राफ में सॉल्व कर दिए होंगे, ठीक। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी रीडिंग, और एक बेसिक आपका जो एक इंस्टिंक्ट है वो इंपॉर्टेंट है कि आपके दिमाग में किस तरह सीक्वेंस बैठ रहा है। जब आप रीडिंग करेंगे तो आपको तुरंत वहां पर डेवलप हो जाएगा, ठीक है, कि किस तरह सेंटेंस का अरेंजमेंट होना चाहिए। चलो हो गया, चलो ठीक है, थैंक यू।